गुड मॉर्निंग। ग्रुप थ्योरी के नेक्स्ट लेक्चर में आज हम लोग ऑटोमॉर्फिज्म के बारे में जानेंगे। ऑटोमॉर्फिज्म बेसिकली आइसोमॉर्फिज्म का ही एक स्पेशल केस है। अगर मैं कोई मैपिंग है F और किसी ग्रुप से उसी ग्रुप में G से G में ही है और ये आइसोमॉर्फिज्म है, तो नाम से ही क्लियर है, तो हम इसे क्या नया नाम देंगे? ऑटोमॉर्फिज्म। तो ऑटोमॉर्फिज्म किसी ग्रुप से उसी में आइसोमॉर्फिज्म है। F from G to G be an isomorphism. Then F is called an automorphism. तो जब भी ऑटोमॉर्फिज्म कहा जाएगा तो G को एक ही बार लिखा जाएगा, G से G में है ऐसा नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म में हम समझ जाएंगे इसी G से है, दोबारा भी राइट साइड में G ही लिखना है। ठीक है। अच्छा, तो पहला सवाल ये उठेगा कि क्या G से G में एक ही ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन हो सकता है या एक से ज़्यादा भी ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन हो सकते हैं? तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि हाँ, एक से ज़्यादा ऑटोमॉर्फिज्म नॉर्मली डिफाइन हो जाते हैं और कुछ साइक्लिक ग्रुप्स के मामले में तो हम लोग एग्जैक्टली बता सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले से। बाद में हम उसको प्रूफ करेंगे कि ऐसा कैसे कह पा रहे हैं। और जो नॉन साइक्लिक होंगे उन पर हम लोग खुद ही डिस्कस करें तो वो खुद ही क्लियर होता जाएगा कि कितने ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन हो सकते हैं। तो ऑटोमॉर्फिज्म क्या है? किसी ग्रुप से खुद में ही खुद में ही आइसोमॉर्फिज्म। तो मैं ये लिख सकता हूं, सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म on G is denoted as ऑटोमॉर्फिज्म G। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, ऑटोमॉर्फिज्म G जब भी लिखा जाएगा इसमें एलिमेंट क्या होंगे? कोई T से दिखाता है, कोई F से, जो भी दिखाए आप, F such that F is G to G and F is isomorphism. तो किसी ग्रुप से खुद में ही जितने भी आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन हो सकते हैं वो सारा कलेक्शन का नाम क्या हो गया? ऑटोमॉर्फिज्म ओवर G। तो ऑटोमॉर्फिज्म में जो एलिमेंट्स हैं वो फंक्शंस हैं बेसिकली, जो आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन कर रहे हैं। कितने फंक्शंस होंगे ये काउंटिंग बाद में करते हैं। पहले कुछ जो बहुत एलिमेंट्री और धीरे धीरे थोड़ा सा डिफिकल्ट भी, हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स। तो पहला एग्जाम्पल, हम लोग अगर आइडेंटिटी मैपिंग ले लें किसी ग्रुप से खुद में ही, कौन सी मैपिंग? आइडेंटिटी। लेट I from G to G such that IX equal to X for every X belongs to G। तो आइडेंटिटी हो गई। तो ये हमेशा ही आइसोमॉर्फिज्म होगा, मेरे ख्याल से इसमें 1-1 हो, ऑन-टू हो, ऑपरेशन प्रिजर्विंग हो, कोई भी मामला हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइसोमॉर्फिज्म आपने पढ़ा है, हमने अभी तक 5 लेक्चर आइसोमॉर्फिज्म के कर चुके हैं। अगर आपने वो देखे हैं तो यहाँ दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि ये भी आइसोमॉर्फिज्म है। तो मतलब आइडेंटिटी वाला तो हमेशा ही जो है आइसोमॉर्फिज्म आपको मिलेगा। इसका मतलब ऑटोमॉर्फिज्म G वाला जो सेट है वो नॉन एम्प्टी मिलेगा आपको।
ट्रिवियल ट्रेस नहीं होगा, एम्प्टी नहीं मिलेगा। अच्छा, जो चीज़ें हमेशा मिलती हैं उनकी जो इम्पोर्टेंस है थोड़ा कम हो जाती है, तो इसे ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म भी कहते हैं। पहले तो ये कि ऑब्वियसली इट इज एन आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो इसे 1-1 दिखाना, ऑन टू दिखाना और ऑपरेशन प्रिजर्विंग दिखाना आप कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है। और दूसरी बात यह है कि इट इज कॉल्ड कैसा, ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म। तो नॉर्मली हमसे एक्सपेक्टेशन होगी इसे छोड़ के कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है उसे देखिए, ये तो हमेशा ही होगा। लेकिन ये हमेशा होगा तो आपको जब जेड जैसे आपके पास जेड का मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन मॉड्यूलो एन, उनके ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन करने हो, डिस्कस करने हो, तो आपको ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलेगा कि आइडेंटिटी उठाते हैं और इन्हीं से हम आगे बढ़ते हैं। भाई एक ही फायदा है इसका ट्रिवियल का कि भाई ये जो होगा हमेशा नॉन एम्प्टी सेट आपको मिलेगा ऑटोमॉर्फिज्म जी वाला। चलिए ठीक, दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। हाँ, कोई पर्टिकुलर अगर उठा लें, लेट एफ जेड है इंटीजर का सेट एडिटिव से, उसी में सस्टेन एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। हम ये ले लेते हैं, बेसिकली हर एलिमेंट अपने एडिटिव इनवर्स पे मैप हो रहा है, तो जो पॉजिटिव होंगे वो नेगेटिव पे मैप होंगे, जो नेगेटिव हैं वो पॉजिटिव पे मैप होंगे, और जो जीरो है वो जीरो पे मैप होगा। तो आप समझ तो पा ही रहे होंगे कि 1-1 ऑन 2 ऐसे भी हो जाएगा। आप प्रूफ भी करना चाहें तो क्लेम क्या है, यहाँ हम क्या दावा कर रहे हैं, एफ बिलोंग्स टू ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जेड। इस पे जितने ऑटोमॉर्फिज्म होंगे उनमें एफ भी एक है। तो चलिए एफ को ऑटोमॉर्फिज्म दिखाते हैं। तो एफ को आइसोमॉर्फिज्म ही दिखाना है, एफ को 1-1 दिखाना है। तो दीजिए लेट एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई आप लेके चलिए, तो फिर आप एफ एक्स जो माइनस एक्स इक्वल टू माइनस वाई एम्प्लाइज एक्स इक्वल टू वाई। सो एफ इज क्या हो जाएगा, एफ 1-1 हो जाएगा या नहीं, सोचिए। ठीक, अगर आप कोई भी एलिमेंट लेते हैं, लेट एक्स बिलोंग्स टू जेड, और ये आप इस समय मान के चलिए कि आप राइट साइड में लेके चल रहे हैं। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर कोई एलिमेंट ले रहे हैं तो फिर आप एक्स को क्या ऐसा लिख सकते हैं, माइनस ऑफ माइनस एक्स। तो क्या आप इसे एफ ऑफ माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो आपने जब ये लिया था तो मैंने ये कहा कि कोशिश करिए यहाँ से कोई एलिमेंट है कोडोमेन में, और आपने उसे ऐसे लिखा, और इसे ऐसा लिख सकते हैं जो मैपिंग डिफाइन है उस लॉजिक से। तो आपने कोई भी एलिमेंट यहाँ का उठाया, आपको प्री इमेज मिल गई है। तो ये हर एक एलिमेंट जो यहाँ का लेंगे उसकी प्री इमेज यहाँ होगी। तो ये मैपिंग कैसी हो जाएगी, ऑन टू, क्योंकि हर एलिमेंट की प्री इमेज आपको मिल जाएगी। तो ऑन टू हो गया, 1-1 हो गया। और क्या लेना है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस टाइम्स एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस माइनस वाई, तो एफ एक्स प्लस एफ वाई। तो ऑपरेशन प्रिजर्विंग मैप है,
इसका मतलब f इज ऑपरेशन प्रिजर्विंग मैप। तो जो आपके पास f है उसने आइसोमॉर्फिज्म की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। तो जो f होगा वो जो ऑटोमॉर्फिज्म की और भी फैमिली होगी उसी का हिस्सा होगा। हम अभी सारे ऑटोमॉर्फिज्म डिस्कस नहीं किया, हमने केवल एक पर्टिकुलर ऑटो लिया और उसे दिखाया कि वो आइसोमॉर्फिज्म है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तीसरा, f फ्रॉम, हम पॉजिटिव रियल नंबर ले लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बना लें पॉजिटिव का। तो ऐसा लिख लेते हैं, दिस टू दिस, पॉजिटिव रियल नंबर टू दिस सच दैट f(x) इक्वल टू x²। तो अब आप खुद सोचिए, तो ये आपके पास जो मैपिंग है ये एबिलियन ग्रुप है एडिशन में। तो f(x) आपके पास x² आ गया है। 1 1 है या नहीं, मैं कम जगह पे कर रहा हूँ, आप खुद ट्राई करिए। f(x) इक्वल टू fy अगर आप लेते हैं तो x² इक्वल टू y², और पॉजिटिव भी लेना है तो x इक्वल टू y मिल जाएगा आपको। इससे क्या साबित होगा, 1 1 होगा। और अब आप ऑन टू दिखाएंगे तो यहाँ पर कोई x ले लीजिए या y ले लीजिए। चलिए x ही लीजिए, x r पॉजिटिव है और आप यहाँ का एलिमेंट मान के चल रहे हैं कोडोमेन का। तो फिर ये पॉजिटिव है तो इसका स्क्वायर रूट आ सकता है। दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट रूट x belongs to r positive such that f of root x कितना हो जाएगा, x। तो इससे क्या साबित हुआ, ऑन टू आपने जो भी लिया है इधर उसकी प्री इमेज है। क्यों पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव का स्क्वायर रूट लेना हमेशा जस्टिफाइड है। तो यहाँ से 1 1 दिखाया आपने, यहाँ से ऑन टू दिखाया। अब क्या दिखाना है आपको, ऑपरेशन प्रिजर्विंग है, ठीक है। तो f ऑफ xy होल स्क्वायर, देखिए एबिलियन है तो हमेशा तो नहीं लेना, एबिलियन के मामले में आप ऐसा लिख सकते हैं। और x² क्या है, f(x), y² fy। तो ये ऑपरेशन प्रिजर्विंग है। तो इस तरह का जो मैप होगा ऑपरेशन प्रिजर्विंग होने की वजह से, 1 1 और ऑन टू होने की वजह से आप क्या कह सकते हैं, f क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है, r पॉजिटिव से r पॉजिटिव में है, तो ऑटोमॉर्फिज्म हो गया। उम्मीद है ये तीनों केस समझ में आए होंगे। हमेशा इस तरह की मैपिंग डिफाइन कर पाना, या कोई भी मैपिंग या कोई भी आइसोमॉर्फिज्म हो या कोई मैपिंग जो है वो हमेशा तो आइसोमॉर्फिज्म नहीं होती। तो एक आध केस ऐसा भी कर लेते हैं जहाँ आइसोमॉर्फिज्म जस्टिफाइड नहीं है। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो ये अच्छा सवाल है। जी आपके पास साइक्लिक ग्रुप है, वाटर 12 ये दिखा रहा है सिंबल। मैपिंग डिफाइन की जी से जी में ही सच दैट f(x) इक्वल टू x3। तो आपसे कहा जा रहा है कि दिस इज नॉट एन ऑटोमॉर्फिज्म, तो इस पर आपने बातचीत करनी है, ठीक है। तो ऑटोमॉर्फिज्म नहीं है तो हम लोग चेक करते हैं, कहीं ना कहीं कोई प्रॉपर्टी होगी जहाँ पर ये फंस जाएगा। तो अभी आपने साइक्लिक ग्रुप है, मैं अभी हिंट तो नहीं दे रहा हूँ लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा हूँ 12 से छोटे और 12 के साथ रिलेटिवली प्राइम दो एलिमेंट लेता हूँ, a⁴ दोनों जी में होंगे इसमें, ठीक है। अच्छा, सच दैट a इज डिफरेंट फ्रॉम a⁵ ये तो हो गई। अच्छा f(a) कितना है, a³ है, f(a⁵ कितना होगा, उस हिसाब से a⁵ की पावर 3।
तो ए टू द पावर 15, 18, ए टू द पावर 12 तो ई है, तो ए टू द पावर 12 और ए क्यूब, तो ई ए क्यूब मतलब ए क्यूब। तो आपने ये देखा कि एफ ए इक्वल टू एफ ए क्यूब तो है नहीं, एफ ए टू द पावर 5, ये दोनों बराबर आए, एफ ए टू द पावर 5 भी ए क्यूब आया, एफ ए भी ए क्यूब आया, बट ए इज नॉट इक्वल टू ए टू द पावर 5, तो एफ इज नॉट 1 1, मैपिंग 1 1 नहीं है, तो ऑटोमॉर्फिज्म नहीं हो सकता। अब सवाल ये उठता है कि मैंने जानबूझ के ए और ए टू द पावर 5 लिए, क्या यही लेना जरूरी है? 12 से छोटा कोई रिलेटिवली प्राइम और सोचिए कितना, क्या ए टू द पावर 7 या 11, और उनमें ट्राई करिए कोई दो डिफरेंट लेके, वहाँ भी आप कोई दो डिफरेंट लेके सोचा जा सकता है कि ये 1 1 नहीं है। तो ये काम आप करिएगा, इतना हिंट काफ़ी है अभी। बाद में साइक्लिक ग्रुप्स का जो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है हमारे पास है, उनके रिलेशनशिप हम यूएन के साथ हमने पढ़ा था, यूएन ग्रुप काफ़ी ज़्यादा पढ़ा हुआ है पहले, तो हम देखेंगे किस तरह से आइसोमॉर्फिज्म उनका जो है डिफाइन कर पा रहे हैं हम। ऑटोमॉर्फिज्म जी के साथ, जी अगर साइक्लिक है तो डायरेक्ट फार्मूला भी बनेगा बाद में, अभी फार्मूला नहीं है, कोई ज़रूरत भी नहीं है, आपको डिस्कशन समझ में आ रहा होगा कि हाँ ऐसा हो सकता है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो ये हमने देखा कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है एडिशन में, तो फिर बात वही एबिलियन है, और कंजुगेट्स पे हमने मैप कराया है। 5 ऑफ ए प्लस बी कितना आया, आप ऐसे लिख लीजिए, कोई बात नहीं, ए माइनस आई बी, ये भी एक ऑटोमॉर्फिज्म है, तो फिर 1 1 दिखाएंगे, तो ए प्लस आई बी और 5 ऑफ ए प्लस आई बी और 5 ऑफ सी प्लस आई डी बराबर कर लीजिए, आपको आ जाएगा। ये हमने पहले भी किया है आइसोमॉर्फिज्म में, उम्मीद है आपको ये आइसोमॉर्फिज्म का पिछला लेक्चर या उससे पहले वाला मैं एकदम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, एलिमेंट्री आइसोमॉर्फिज्म में मैंने ये किया है, और क्योंकि ये सेम ग्रुप से उसी में है तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमॉर्फिज्म। ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, इसमें बहुत एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज हैं, किया जा सकता है आसानी से, ठीक है। अच्छा, तो कंजुगेट होना यहाँ पर जो कर रहे हैं आप लोग, ये भी ऑटोमॉर्फिज्म है। एक क्वेश्चन मैंने और किया था पीछे, आप लोगों को बताया था, जिस पीछे उसमें जी अगर आपको याद हो, स्पेशल लीनियर ग्रुप ऑफ 2 ऑर्डर का ओवर आर था, मतलब दुनिया के वो सारे मैट्रिसेज जो 2x2 के हों और A1, A2, A3, A4 ऐसे समझ लीजिए, जिसमें सारे AI रियल नंबर हों और इनका डिटर्मिनेंट 1 हो। स्पेशल में ये है, जनरल होता तो डिटर्मिनेंट की प्रॉब्लम नहीं आती, तो A1, A2, A3, A4 ये जो डिटर्मिनेंट होगा ये 1 होगा। तो दुनिया में इस तरह के जितने भी 2x2 के मैट्रिसेज हों जिनमें हर एलिमेंट ये एवरी AI है वो R में है और डिटर्मिनेंट 1 है, वो आपके पास G है, ठीक है। हमने यहाँ पर एक मैपिंग डिफाइन की 5 फ्रॉम G to G सच दैट, अगर आपको याद हो तो 5 MA, मैं वही सिंबल यूज कर रहा हूँ जो मैंने पहले किए थे, तो ये MA M इनवर्स फॉर ऑल A बिलोंग्स टू C।
और m इज सम फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ g। m इज मतलब वो भी उसी में है, सम फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ g। m कोई फिक्स कर लिया और a को वेरी कराते रहे और इस तरह से मैपिंग ले ली, तो इसे आइसोमॉर्फिज्म हमने प्रूव किया है। मैंने कराया है आपको, कंजुगेशन बताया था मैंने इसे, कंजुगेशन बाय m। ये ऑटोमॉर्फिज्म हुआ या नहीं आप देखिए। खास बात देखिए, हमने इसे जब आइसोमॉर्फिज्म समझा तब भी पूरा डिटेल में समझा है पूरा सवाल, आप पीछे देख सकते हैं मेरे लेक्चर्स में। जब आइसोमॉर्फिज्म के शुरुआती एग्जाम्पल रहे वहां पर किया होगा। जब ऑटोमॉर्फिज्म हम लोग पढ़ रहे हैं तो चूंकि ये G2G है तब भी हम इसे पढ़ रहे हैं, और बाद में हम लोग एक खास तरह के ऑटोमॉर्फिज्म पे जाएंगे, इनर ऑटोमॉर्फिज्म, हम तब भी इसे पढ़ेंगे। ये बाकी चर्चाएं वही होंगी। इनर ऑटोमॉर्फिज्म के बारे में हम केवल नाम बता रहे हैं कि ऐसा भी आने वाला है, लेकिन क्या है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको दिखेगा या उसके बाद वाले लेक्चर में। अभी तो हम अच्छी तरह से केवल ऑटोमॉर्फिज्म समझना चाहते हैं। इसके बाद एक और एग्जाम्पल लेते हैं ऑटोमॉर्फिज्म का, काफी फेमस एग्जाम्पल है। उस फेमस एग्जाम्पल को बताने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा। ज्योमेट्री में ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। सपोज ये लाइन ले ली, नॉर्मली हम दोनों से 45 एंगल पर कह रहे हैं, तो ये y इक्वल टू 8 है। ये ज्योमेट्री का लॉजिक है। तो अब अगर मेरे पास यहां पर कोई एलिमेंट है और वो सपोज a, b है, एक पॉइंट है। अगर मैं y इक्वल टू x लाइन को मिरर मान लूं, आप समझ पा रहे हैं y इक्वल टू x को किस तरह का ले लिया है, जैसे हम लोग मिरर को मानते हैं। यहां पर इसको मिरर समझ लीजिए, ऐसे रखें। अगर आप y इक्वल टू x को मिरर मानेंगे तो इसकी इमेज इतना ही पीछे बन जाएगी, यहां पर ये पॉइंट। तो ये इमेज क्या होगी किसी भी पॉइंट की? इन जनरल आप y इक्वल टू x को मिरर मानते हुए इमेज निकाल सकते हैं। मैं इस कंसेप्ट का यूज करके नया ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन करना चाहता हूं। तो पहले ज्योमेट्री में समझ लेते हैं कि ये क्या होना चाहिए। सपोज ये अल्फा बीटा है, तो हम मान के चल रहे हैं अल्फा बीटा हमें मालूम नहीं है, हम उसे निकालेंगे, ठीक है। और इस बहाने हमें इमेज निकालना, जिन लोगों को आता है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आता वो उनके लिए देख लीजिए कि कैसे निकालें। तो हम ऐसा करते हैं, इस मिड पॉइंट को कुछ मान लें, n मान लेते हैं। लेट इमेज ऑफ a, b on y इक्वल टू x लाइन b अल्फा बीटा, ठीक है। ऐसा मान लिया जाए तो भाई फिर यहां पर ये जो पॉइंट्स हैं, हम प्लेन मिरर के बारे में जानते हैं कि ऑब्जेक्ट जितना आगे होता है इमेज उतनी ही पीछे बनती है। तो n मिड पॉइंट हुआ या नहीं? सो इस पॉइंट को a मान लेते हैं, इसे b मान लेते हैं। n विल बी द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो AB का मिड पॉइंट हो जाएगा, तो n के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? a प्लस अल्फा बाई 2 b प्लस बीटा बाई 2। लेकिन n जिस लाइन पर है उस लाइन के हर पॉइंट पे x और y कोऑर्डिनेट बराबर है, तो ये दोनों भी क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। बट n is on the line y इक्वल टू
एड्स, तो हर रेट का एब्सिसा और ऑर्डिनेट हर एक पॉइंट का बराबर होगा इस लाइन पर। तो इसका मतलब हुआ a प्लस अल्फा बाई टू इक्वल टू बी प्लस बीटा बाई टू, टू कैंसिल, तो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू बी माइनस ए, एक इक्वेशन बन गई। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब एक और लॉजिक देखिए, जो ये डॉटेड लाइन है और जो ये सॉलिड लाइन है y इक्वल टू एक्स, ये आपस में परपेंडिकुलर होंगी या नहीं होंगी, आप सोचिएगा। तो दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 रख सकते हैं। ऑल्सो स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ y इक्वल टू एक्स, ये दोनों लाइनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1। ए बी का स्लोप कितना होगा, आपने पढ़ा होगा y2 माइनस y1, y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस मतलब, तो बीटा माइनस बी अपॉन अल्फा माइनस ए, और y इक्वल टू एक्स का स्लोप 1 होगा इक्वल टू -1, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा अल्फा माइनस ए इधर आ जाएगा, बीटा माइनस बी इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस ए, दिस इम्प्लाइज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ए प्लस बी। तो इन दोनों इक्वेशंस में अल्फा माइनस बीटा बी माइनस ए है, अल्फा प्लस बीटा बी प्लस ए है, आप दोनों से निकाल सकते हैं। सो अल्फा और बीटा में डायरेक्ट निकाल, दोनों को ऐड किया जाए तो बीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ए कैंसिल हो जाएगा, तो 2 अल्फा इक्वल टू बी, तो अल्फा इक्वल टू बी, तो बीटा आप सॉल्व करेंगे ए आ जाएगा आपको पास। तो अल्फा बीटा क्या आ गया, बेसिकली बी कॉमा ए, बी कॉमा ए। तो आप एक चीज गौर करिए, इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्ट होना। ए कॉमा बी जो पॉइंट है वो अगर y इक्वल टू एक्स को मिरर माना जाए तो जो इमेज है वो x और y कोऑर्डिनेट, एब्सिसा और ऑर्डिनेट इंटरचेंज हो जाते हैं, b कॉमा ए हो जाएगा। ये एक मैपिंग डिफाइन की जा सकती है a कॉमा बी से b कॉमा ए में। तो हर एलिमेंट की इमेज होगी तो जाहिर सी बात है 1 1 तो ऑब्वियस है, लेकिन फिर भी मैथमेटिकली हम दिखाना चाहेंगे। मैंने यहाँ पर y इक्वल टू एक्स के लिए किया है, आप किसी भी लाइन को मिरर मानते हुए यही लॉजिक लगा सकते हैं। एक तो मिड पॉइंट फॉर्मूला, दूसरा स्लोप का प्रोडक्ट -1। तो आप किसी भी लाइन पर कोई भी आप पॉइंट ले लीजिए ज्योमेट्री में, आप उसकी इमेज भी निकाल के देख सकते हैं कहाँ पर आएगी। उम्मीद है ये लॉजिक आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। अब इस पर बेस्ड एक ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन करते हैं। तो देखिए मैंने 2 डायमेंशनल स्पेस ही लिया, R2 बोल दिया, ए कॉमा बी, ए और बी रियल नंबर हैं, तो R2 जो है एडिशन में ग्रुप होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, आप खुद भी कर सकते हैं। हम एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं R2 से R2 सच दैट फाई ऑफ ए बी इक्वल टू बी कॉमा, तो प्रूव करना है दिस इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। तो ऑटोमॉर्फिज्म है तो हम ले लेते हैं लेट फाई ऑफ ए बी इक्वल टू फाई ऑफ सी डी। दिस इम्प्लाइज फाई ऑफ ए बी क्या है, बी कॉमा ए इक्वल टू डी कॉमा सी। तो आपको यहाँ से b इक्वल टू डी और a इक्वल टू सी मिल जाएगा। सो a कॉमा b जहाँ लिखना है वहाँ आप क्या लिख सकते हैं, a की जगह पर c और b की जगह पर d। तो आप फाई ए बी इक्वल टू फाई सी डी लेके चले थे, प्रूफ कर दिया a कॉमा बी इक्वल टू सी कॉमा डी, एम्प्लाइज फाई 1 1। अच्छा, अगर आपने ज्योमेट्रिकल इसका जो इम्पैक्ट है वो देखा हो तो आप खुद भी समझ पा रहे होंगे कि हर एलिमेंट की एक इमेज बनेगी और एक ही इमेज बनेगी, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस तो वैसे भी होना है।
और दूसरी बात, इमेज बिना ऑब्जेक्ट के तो बनेगी नहीं। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मैपिंग तो ऑन टू होगी भाई, कोई भी इमेज लेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। ऑल्सो फॉर एवरी बी कॉमा ए बिलोंग्स टू R2 देयर एग्जिस्ट A comma B belongs to R2 such that क्या हो जाएगा, phi of A comma B equal to B comma A, ऐसा तो मिलना ही मिलना है। तो ये क्या साबित कर रहा है कि मैपिंग ऑन टू है। अब क्या दिखाना रह गया है, और फाई क्या है, ऑपरेशन प्रिजर्विंग है, ठीक है। तो फाई एज ऑपरेशन प्रिजर्विंग मैं हेडिंग डाल देता हूँ। हम ऐसा करते हैं, 2 पॉइंट मान लेते हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा कैसा मान लेते हैं, ए बी, और बीटा क्या मान लें, सी डी। 2 मान लिया, ठीक है। तो फाई ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो फाई ऑफ ए कॉमा बी और प्लस सी कॉमा डी, ऐसा आ जाएगा। ऑर्डर्ड पेयर ऐड करते समय पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ। अब ठीक है, अब इमेज क्या आएगी, पहले ये वाला आ जाएगा बी प्लस डी, और फिर बाद में ए प्लस सी। मैपिंग ऐसे डिफाइन है, आगे पीछे कर दो। इसे आप कैसे लिख सकते हैं, पहला पहला एक साथ बी कॉमा ए एक साथ प्लस डी कॉमा सी एक साथ। बी कॉमा ए क्या हो जाएगा, फाइव ऑफ ए कॉमा बी और फाइव ऑफ सी कॉमा डी। तो फाइव ऑफ ए कॉमा डी क्या है, अल्फा प्लस फाइव ऑफ बीटा फॉर एवरी अल्फा बीटा बिलोंग्स टू R2। तो ऑपरेशन प्रिजर्विंग हुआ या नहीं। तो आपने ये देखा कि कोई भी मैपिंग ले लीजिए, आप एक लाइन ले लीजिए, रिफ्लेक्शन कराइए, ये भी आपको ऑटोमॉर्फिज्म दे रहा है। एक खास तरह का रिफ्लेक्शन भी एक आइसोमॉर्फिज्म ही है। उम्मीद है ज्योमेट्रिकल परसेप्शन आपको समझ में आया होगा। तो हमने कुछ एग्जाम्पल देखे जिनसे हमें ये समझ में आया कि जो ऑटोमॉर्फिज्म कैसे कैसे डिफाइन किया जा सकता है। ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म तो हमेशा ही होगा, और इसके अलावा भी ऑटोमॉर्फिज्म हो सकते हैं, ठीक। यहाँ पर अब नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आएगी वो ये सवाल है कि भाई हमारे पास जी से जी में ऑटोमॉर्फिज्म तो डिफाइन हो गया, सपोज कोई फाइव। अब हो सकता है हमने कुछ और तरीके से और भी ऑटोमॉर्फिज्म ले लिए, तो हमारे पास एक नया सेट बन गया जिनका ऑटोमॉर्फिज्म जी। इसमें वो सारी मैपिंग है जो जी से जी में आइसोमॉर्फिक हैं, आइसोमॉर्फिक बना दे रही हैं जो जी को जी के साथ। वो सारी मैपिंग ऑटोमॉर्फिज्म जी में हमने उठाई हैं। सवाल ये उठता है, ऑटोमॉर्फिज्म जो जी है क्या वो एक ऑर्डिनरी सेट ही बना रहेगा या इसके पास भी कोई ग्रुप स्ट्रक्चर होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हम ये बताने जा रहे हैं कि ऑटोमॉर्फिज्म जी बेसिकली ग्रुप स्ट्रक्चर होगा, ये खुद भी एक ग्रुप होगा। तो ये ग्रुप होगा, तो हम इसे प्रूफ करने जा रहे हैं कि ऑटोमॉर्फिज्म जी जो है ग्रुप है। और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जितने भी, मान लीजिए एक सिंबल ले लेते हैं, जितने भी जी से जी में 1-1 मैपिंग है, केवल 1-1, ऑपरेशन प्रिजर्विंग ऑन टू कुछ नहीं बोला है, तो वो जाहिर सी बात है ज़्यादा होंगी। और इसमें आपने ज़्यादा शर्तें थोप दी, 1-1 के अलावा ऑन टू भी होना चाहिए, ऑपरेशन प्रिजर्विंग भी होना चाहिए, तो इनकी संख्या भाई ए जी से तो कम ही होगी ना। तो हम ये भी दिखाना चाहेंगे कि ये ए जी का सब ग्रुप होगा बेसिकली, तो ग्रुप तो स्ट्रक्चर अपने आप ही हो जाएगा। तो हम इस तरह से भी प्रूफ कर सकते हैं।
आप कह सकते हैं कि ऑटोमॉर्फिज्म जी इज अ ग्रुप, या ऑटोमॉर्फिज्म जी इज अ सब ग्रुप ऑफ सेट ऑफ ऑल 1-1 मैपिंग्स। मतलब ये भी एक ग्रुप होता है, सारी 1-1 मैपिंग का कलेक्शन जी से जी में ही, और उसका ये सब ग्रुप होता है। तो मैं इसे प्रूफ करने जा रहा हूँ। चलिए देखिए, तो हम इसे थ्योरम के फॉर्मेट में लिख देते हैं। Select AG with a group of all 1-1 mappings from G to G. तो ऑटोमॉर्फिज्म G is a subgroup of AG। और या फिर आप ऑटोमॉर्फिज्म G ग्रुप है डायरेक्ट इतना भी प्रूव कर सकते हैं। ये चीज होल्डर ने 1893 में ही प्रूफ कर दिया था, और बल्कि मूर ने भी किया था, लेकिन उसका अलग काम था। 1894 में किया उसने इंडिपेंडेंटली, मतलब एक व्यक्ति ने बाद में किया है लेकिन इंडिपेंडेंटली किया है, और उस दौर में कम्युनिकेशन के साधन इतने थे नहीं, तो हम ये मानते हैं कि ये भी जेन्युइन एफर्ट है मूर का। और जो ओरिजिनल वर्क है वो किसने माना जाता है? होल्डर का। काफ़ी पुरानी थ्योरम है, तो इन्होंने इस पे काम किया था, ऑटोमॉर्फिज्म जी इज अ ग्रुप। तो आप पहला काम तो इसमें ये कर सकते हैं चाहे तो, कि सारी 1-1 मैपिंग का जो कलेक्शन है आपका, वो ग्रुप स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। क्योंकि दो 1-1 मैपिंग हैं, तो जाहिर सी बात है कि कंपोजिशन भी 1-1 होगा, क्लोजर हो गया। एसोसिएटिविटी तो मैपिंग में हमेशा ही होती है। आइडेंटिटी मैपिंग 1-1 होता है, इसलिए एजी का आइडेंटिटी का काम भी करेगी। और अगर मैपिंग 1-1 1-1 आ रही है, तो उसका जो इन्वर्स होगा वो भी 1-1 आ जाएगा, जी से जी में ही, कोई दिक्कत नहीं। तो एजी आप ग्रुप बना सकते हैं खुद ही। मैं केवल ऑटोमॉर्फिज्म जी को उसका सब ग्रुप दिखा देता हूँ, तो वो अपने आप में ग्रुप तो हुआ ही। तो इसे हम नेक्स्ट पेज पे प्रूफ करते हैं। तो हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म जी है, मतलब वो सारे फाइल जो जी से जी में आइसोमॉर्फिक हैं, जी को जी के साथ आइसोमॉर्फिक बना रहे हैं, ये सारी मैपिंग का कलेक्शन है। और हमारा इसमें क्लेम क्या करना है इसको, कि ये सारी मैपिंग 1-1 है, ऑन 1-1 होने पे ही एजी का सबसेट हो जाएगा। तो ये तो आप भी जानते हैं ऑब्वियसली, ईच फाइल इज 1-1 onto and ऑपरेशन प्रिजर्विंग तो 1-1 होना काफ़ी है ये बताने के लिए कि ऑटोमॉर्फिज्म जी का जो सेट है वो किसका सबसेट होगा? ए जी का सबसेट तो है ही, हमें सब ग्रुप दिखाना है। तो हम लोग इसमें क्या क्या दिखा सकते हैं? तो यह एक ग्रुप दोनों है। लेट phi1 phi2 दोनों हम किस में ले रहे हैं? ऑटोमॉर्फिज्म सी में। तो हर एक 1-1 है, तो phi1 ऑपरेशन phi2 इज ऑब्वियसली 1-1। दो 1-1 मैपिंग का कंपोजिशन 1-1 होता है। 1-1 और ऑन2 हैं दोनों बाइजेक्शन, तो ये डायरेक्टली ऑब्वियसली 1-1 एंड ऑन2 भी लिखा। बाइजेक्शन है, दो बाइजेक्शन का कंपोजिशन बाइजेक्शन ही होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है अब कंपोजिट फंक्शंस में, ठीक है। अच्छा, मेन ये है कि क्या ये आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई? अच्छा, phi1 ऑपरेशन phi2 सपोज ए बी ऑपरेशन प्रिजर्विंग देखते हैं। तो phi1 ऑफ phi2 ए बी, मेरे ख्याल से ये आप समझ तो रहे होंगे, बहुत आसान पढ़ना है, कुछ नहीं है। दोनों आपके पास ऑपरेशन प्रिजर्वेंट तो हैं, तो phi2 ए phi2 बी ऐसा होगा।
फाइव ऑपरेशन प्रिजर्विंग है इसलिए ऐसा लिखा है। फाइव वन भी ऑपरेशन प्रिजर्विंग है तो फाइव वन ऑफ फाइव टू ए एंड फाइव वन ऑफ फाइव टू बी, क्योंकि फाइव टू बी ऑपरेशन प्रिजर्विंग है इसलिए ऐसा लिखा है। तो आप इसे फाइव वन ऑपरेशन फाइव टू ए लिख सकते हैं और इसे फाइव वन ऑपरेशन फाइव टू बी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब फाइव वन ऑपरेशन फाइव टू इज ऑल्सो ऑपरेशन प्रिजर्विंग। तो वन वन है आपके पास, इसमें फाइव वन ऑपरेशन फाइव टू आप डायरेक्टली कह सकते हैं फाइव वन ऑपरेशन फाइव टू इज एन आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म हुआ या नहीं आप सोचिए, बाइजेक्शन हो गया, वन वन है, ऑन टू है, ऑपरेशन ऑन जी। तो फाइव वन ऑपरेशन फाइव टू किसको बिलोंग करेगा? ऑटोमॉर्फिज्म जी फैमिली को ये भी बिलोंग करेगा। मतलब दो अगर आपके पास फाइव वन और फाइव टू ऑटोमॉर्फिज्म है तो उनका जो कंपोजिट मैपिंग है वो भी ऑटोमॉर्फिज्म आ रही है। अब आपके पास ये दिखाना है कि अगर कोई फाइव ऑटोमॉर्फिज्म है तो उसका इन्वर्स भी ऑटोमॉर्फिज्म होगा। तो हमने यहाँ से ऑपरेशन प्रिजर्विंग दिखाया, समझ में आया। तो अब अगला क्लेम क्या है हमारा? इफ फाइव बिलोंग्स टू ऑटोमॉर्फिज्म जी देन फाइव इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। तो फाइव बाइजेक्शन होगा तो फाइव इनवर्स हमेशा एडजस्ट करेगा। सिंस फाइव इज अ बाइजेक्शन, वन वन ऑन टू है, दिस इंप्लाइज फाइव इनवर्स ऑलवेज एडजस्ट। इसमें कोई डाउट नहीं है, ये तो एडजस्ट करेंगे ही करेंगे। ठीक है, हमें क्या दिखाना है? केवल ऑपरेशन, हाँ ये एडजस्ट भी करेगा एंड ऑल्सो फाइव इनवर्स विल बी अ बाइजेक्शन। ये भी क्या होगा? बाइजेक्शन ही होगा। तो अब क्या दिखाना है? फाइव इनवर्स इज ऑपरेशन प्रिजर्विंग। अगर आपने ये दिखा दिया तो हर एक ऑटोमॉर्फिज्म का जो इन्वर्स है वो भी ऑटोमॉर्फिज्म है, तो वो भी ऑटोमॉर्फिज्म इसमें फैमिली में होगा। तो यही मेन दिखाना था कि सब ग्रुप की दो ही तो हैं, क्लोजर हो जाए और हर एक का इन्वर्स उसी में हो जाए। तो सब ग्रुप का जो टू स्टेप टेस्ट था उससे ये पता लग जाएगा कि ऑटोमॉर्फिज्म जी इज अ सब ग्रुप ऑफ ए जी। यही प्रूव करना था, तो अपने आप में ग्रुप भी प्रूव हो गया। ऑपरेशन प्रिजर्विंग। हमें अब ये दिखाना है कि फाइव इनवर्स ऑपरेशन प्रिजर्व करता है। ऐसे करते हैं, लेट फाइव ए वन मान लीजिए आपके पास कुछ ए है और फाइव बी वन क्या है? बी है। तो फिर ए वन क्या हो जाएगा? फाइव इनवर्स ए और बी वन फाइव इनवर्स बी। ठीक है, अच्छा नाउ ए बी अगर आप करते हैं तो ये ए बी, तो ये क्या हो गया आपके पास? फाइव ए वन फाइव बी वन, ये हो गया। फाइव आपके पास क्या है? ऑपरेशन प्रिजर्विंग है, तो फाइव ए वन बी वन आप ऐसा लिख सकते हैं। फाइव को इधर ले आइए तो फाइव इनवर्स ए बी कितना आ जाएगा? ए वन बी वन। ए वन की जगह क्या लिख सकते हैं आप? ए वन की जगह पर फाइव इनवर्स ए, बी वन की जगह पर फाइव इनवर्स बी।
तो आपने ये प्रूफ कर दिया कि फाइ इनवर्स ए बी इक्वल टू फाइ इनवर्स ए फाइ इनवर्स बी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस एम्प्लाइज फाइ इनवर्स प्रिजर्व ऑपरेशन इन जी। तो फाइ इनवर्स बाइजेक्शन भी है, ऑपरेशन प्रिजर्व भी कर रहा है, तो फाइ इनवर्स किसमें आएगा, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, इस फैमिली में आ जाएगा। तो ऑटोमॉर्फिज्म जी के साथ फाइ है तो फाइ इनवर्स है, ये वाला भी आ गया और कंपोजिशन वाला भी आ गया। हैंस ऑटोमॉर्फिज्म जी इज अ सब ग्रुप ऑफ ए ऑफ जी। सारी 1-1 मैपिंग की जो फैमिली थी उसका सब ग्रुप हो गया। ये भी प्रूफ होना है और इसी के साथ ये भी प्रूफ हो गया कि ये सब ग्रुप है तो अपने आप में ग्रुप भी होगा। ऑल्सो आप ये भी लिख सकते हैं, ऑटोमॉर्फिज्म जी इज अ ग्रुप। तो सारी जो इज अ ग्रुप हमारे पास सारे ऑटोमॉर्फिज्म, किसी भी ग्रुप में जितने भी ऑटोमॉर्फिज्म हो सकते हैं उन सब का कलेक्शन अपने आप में ग्रुप है। उम्मीद है आपको यहाँ तक ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में अब मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई ऑटोमॉर्फिज्म जितने भी हैं ग्रुप हैं वो तो ठीक है, कितने हैं उनकी संख्या कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको आज ऑटोमॉर्फिज्म समझ में आ गया है तो नेक्स्ट लेक्चर में आसानी से उनकी संख्या भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। आज इतना ही करते हैं। थैंक यू।